हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज है पहला क्वेश्चन 2023 का, ये क्वेश्चन डैम फेलियर्स के ऊपर। अब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी दैट डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्वाइट अ डायनामिक टॉपिक, क्योंकि अभी तक आपने नेचुरल डिजास्टर पे सवाल देखे हैं, एज इन दी अर्थक्वेक हो गया, दे कैन बी क्वेश्चन ऑन क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, बट दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पर एक डायनामिज्म थ्रो कर रहा है यूपीएससी की। देखो, डैम फेलियर इज ऑल्सो अ डिजास्टर, है ना। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान होना चाहिए कि आप डायनामिक थीम्स भी कवर करें। क्वेश्चन है, डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। आपको एक बात समझनी है, जब नदी बहती है तो एक अपर राइपेरियन स्टेट होते हैं, एक लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं। अपर राइपेरियन स्टेट और लोअर राइपेरियन स्टेट्स हम कैसे बताते हैं? जहां पर जिस तरफ को ढलान होती है, स्लोप होती है ना। जैसे फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना इज द अपर राइपेरियन स्टेट एंड इंडिया इज अ लोअर राइपेरियन स्टेट। फॉर आर, जो हम इंडस के ऊपर इतनी लड़ाई हो रही है हमारी पाकिस्तान के साथ, वहां पर अपर राइपेरियन स्टेट हम है, लोअर राइपेरियन वो है। लोअर राइपेरियन मतलब ढलान इस तरफ को है, पानी यहां से बह रहा है, तो जहां पर अब ऊपर वाली ढलान है वहीं पर आप डैम बना के, या फिर उसी स्टेट के पास ये पावर है कि पानी वो रोक सकता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डैम फेलियर कैटास्ट्रॉफिक हार्मफुल होते हैं ज्यादातर उन साइड्स पे जो लोअर साइड पे है, जो डाउनवर्ड स्ट्रीम साइड पर है, क्योंकि पानी का बहाव उस तरफ को है, रिजल्टिंग इन अ कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वही पानी इतनी बहाव से जाएगा तो जान भी जाती है और प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है। एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर, कारण बताने हैं, और गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लार्ज डैम फेलियर्स, दो एग्जांपल्स बताने हैं। देखो, डैम्स आर वाइटल फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। डैम के काम ही क्या है? ये तीन काम है। एक तो आप इरिगेशन के लिए पानी, फिर क्योंकि जब आपको पता है ना सूखा पड़ता है, पानी चाहिए होता है, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फ्लड कंट्रोल होते हैं। बट इनके फेलियर्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन को बुलावा देते हैं, और इसका जो कारण है, जो डैम फेलियर्स का कारण है, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। इसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है और नेचर भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे मैंने कारण बताए कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं, पुराना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ है, और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन डैम फेलियर्स का कारण है। सबसे पहले कॉजेज ऑफ डैम फेलियर को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, कुछ है नेचुरल और दूसरे हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर में वही एक्सट्रीम रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है आपको डैम के दरवाजे खोलने ही पड़ते हैं, नहीं तो डैम फेलियर होएगा ही होएगा। अगर आपके पास ये डैम खोलने का ऑप्शन नहीं है, आपने कभी देखा है जब बहुत ज्यादा रेजर्वोयर से, आप सोचते होंगे कि इतनी बारिश आई है, सरकार डैम क्यों खोल देती है, रेजर्वोयर क्यों खोल देती है, और फ्लड आते हैं। अगर वो डैम का दरवाजा नहीं खोलेंगे, रेजर्वोयर का पानी रिलीज नहीं करेंगे, डैम का फेलियर हो जाएगा, और ज्यादा नुकसान होने वाला है। एक्सट्रीम रेनफॉल, फ्लडिंग की वजह से जो पानी भरता है, 44% डैम फेलियर्स इंडिया में इसी वजह से होते हैं। दिस इज अ डेटा बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। एग्जाम्पल, तिवारे डैम ब्रीच इन 2019। फिर है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है, ये चुंगथांग डैम है सिक्किम के अंदर, 2023 में ही जो साउथ लोनाक लेक है वहां पर चीज देखी गई। सेस्मिक एक्टिविटी, अब ये नेचुरल कॉजेज हैं सारे के सारे। अब जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं डैम में, उसकी फाउंडेशन हिल जाती है। आपने कभी कभार देखा होगा, जितने भी ना बड़े जब डैम बनते हैं, तो जब हम थ्रेट की बात करते हैं तभी भी हमारे दिमाग में ये आता है। आपने GERD, अगर आपने अफ्रीका की मैपिंग करी होगी, आपको ग्रेट इथोपियन रेनेसां डैम याद आ रहा होगा। कभी भी बहुत सारे डैम्स अगर बड़े बनते हैं तो हमें अर्थक्वेक का डर रहता है कि अर्थक्वेक आया तो फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी, जो ढलान है उसका फेलियर स्लोप वही धसेगी, जमीन हिलेगी। तो लिक्विफिकेशन देखो, चांग डैम, वो जो भुज में अर्थक्वेक आया था गुजरात में 2001 में, वहां पर ये चीज देखी गई थी। और फिर लैंडस्लाइड, ये भी है, डिस्प्लेस करता है वाटर को और ओवरटॉपिंग भर जाता है क्योंकि जमीन धस गई है। एग्जाम्पल है उत्तराखंड का ऋषिगंगा फ्लड जो आया था, उसने तपोवन डैम, जो तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर था, पावर प्रोजेक्ट, उसको डिस्ट्रॉय किया था। फिर है ह्यूमन फैक्टर्स, अब इसमें ह्यूमन के भी बहुत बड़ा रोल है। एक है फॉल्टी डिजाइन एंड प्लानिंग, अगर आपने जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड है उसको अंडर एस्टिमेट करा है। जब भी आप डैम बनाते हैं, आप एक प्रोबेबल फ्लड मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसका अनुमान लगाते हैं। अगर आपने मैक्सिमम फ्लड जो है थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम नापा है, अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तो वो डैम का फॉल्टी होना तय है। दूसरा है एजिंग, आपके डैम्स पुराने हो चुके हैं, ना आपने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ना रेनोवेशन किया है, कुछ भी नहीं किया है। इंडिया के अंदर 1065 लार्ज डैम्स जो है वो 50 से 100 साल पुराने हैं। 100 साल का मतलब समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल देखो, मुला पेरियार डैम बहुत न्यूज में है, ये 130 साल पुराना है, इसकी
सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। तीसरा है पुअर कंस्ट्रक्शन, अगर आपने फॉल्टी मटेरियल यूज़ करा है, ढंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ नहीं करा, फाउंडेशन वीक है, तो भी हो सकता है। तिवारे डैम है महाराष्ट्र का, उसका कोलैप्स हुआ क्रैक्स की वजह से। और चौथा है अगर आपने उसको ढंग से मेंटेन भी नहीं किया, क्योंकि मेंटेन नहीं होगा तो पानी जो सेडिमेंट ले गया तो उसकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी। अराउंड 3700 डैम्स जो इंडिया के अंदर हैं और 26% से अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लूज कर देंगे बाय 2050 जस्ट बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन, क्योंकि सेडिमेंटेशन इकट्ठा हुए जा रहा है सेडिमेंट्स और आपने उसकी मेंटेनेंस साफ सफाई ढंग से नहीं करी है। 2 डैम फेलियर्स उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे, एक है मच्छू डैम डिजास्टर 1979 का, दिस इज इन मोरबी गुजरात, एंड सेकंड इज सादनेडू डैम ब्रीच, ये है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है, क्योंकि देखो क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ था लेकिन GS3 का डिजास्टर मैनेजमेंट का है, तो मैंने एंड में कोशिश की है कि थोड़ा हाईलाइट करके इनिशिएटिव्स भी डाल दूं अगर सरकार ने कुछ किया है। एक डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 का बना हुआ, फिर हमारे पास नेशनल रजिस्टर है लार्ज डैम्स का, और एक ड्रिप है दैट इज डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। बस 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लिसिटली जो चीजें पूछी गई है ना उसको एड्रेस करना पहले ज्यादा जरूरी है। अगर फिर भी आपको लग रहा है आपके पास थोड़ी बहुत ही स्पेस है तो आप इम्प्लिसिट, अगर आपको कुछ लगता है अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट है आंसर में, थोड़ी सी स्पेस लेके आप लिख सकते हैं। देयरफॉर रिगरस डैम सेफ्टी ऑडिट, डैम सेफ्टी ऑडिट इज अ मच मच नीडेड थिंग राइट नाउ। जैसे आपको पता है मुल्ला पेरिया डैम 130 ईयर्स ओल्ड है, आप सेफ्टी ऑडिट नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि कितना रिस्क उसके ऊपर अभी है। क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन, जैसे आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आप क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको वैसे ही क्लाइमेट रेजिलियंट डैम्स डिजाइंस की भी बात करनी पड़ेगी, अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आप प्रेजेंटली जो अभी जस्ट प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, इतनी बारिश हो रही है, अब आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हाईवेज और कितनी बड़ी बड़ी टनल्स जिनका उद्घाटन अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था उस पर क्रैक्स पड़ रहे हैं। सो अगर हाईवेज का ये हाल है, व्हाट अबाउट द डैम्स जो कि 100 साल पुराने हैं। तो आपको क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। यू हैव टू मॉनिटर कि डैम्स कौन सी पोजीशन पर हैं, कितना उनका काम हो चुका है और कितना अभी जरूरी है टू प्रोटेक्ट द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेंपल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 2022 का ये सवाल है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस 2 रीसेंट एग्जांपल्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सवाल आपको बिल्कुल लग सकता है वेरी नॉर्मल कि ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये GS3 में कैसे आया। ये 2000 आप मैं बता देती हूँ 2022 में पूछा है यूपीएससी ऐसा सवाल ही मैकेनिज्म क्लाउड बर्स्ट वाला GS1 ज्योग्राफी, क्योंकि GS1 में है वहां पर भी पूछ चुकी है, इसीलिए बोल रही हूँ सब्जेक्ट्स अलग अलग दिमाग में रख के ना पढ़े कि ये तो वहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपार्टमेंटलाइज ना करें, बार बार आई एम रिपीटिंग इट इन एवरी वीडियो, जस्ट हैव अ होल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर मेंस, डोंट क्रिएट कैटेगरीज इनटू योर माइंड, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा है क्लाउड बर्स्ट का, ठीक है, अकरेंस और 2 रीसेंट एग्जांपल पूछे, सीधा सा सवाल है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, जब एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 mm। यहाँ पे याद रखना है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक है कि अगर 100 mm से बारिश पर घंटा, 1 घंटे में अगर 100 mm से ज्यादा बारिश हुई तो आपका क्लाउड बर्स्ट माना जाएगा ओवर अ लिमिटेड एरिया। क्लाउड बर्स्ट हमेशा एक छोटे लिमिटेड एरिया में ही पड़ती है एंड रिजल्ट्स इन, आपको पता ही है एक साथ इतना पानी आया है तो फ्लैश फ्लड आएगा, जमीन धसेगी, लैंडस्लाइड और हैवी डैमेज होगा। दिस इज अ क्लाउड बर्स्ट। अब मैकेनिज्म की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है, ये स्टीप स्लोप है, ठीक है। अब जो गर्म हवा है, जो वार्म मॉइस्ट एयर है, वो वैसे भी हल्की होती है, उसका रैपिड अप ड्राफ्ट होता है, रैपिड अपवर्ड मूवमेंट होती है। उस रैपिड अपवर्ड मूवमेंट अराउंड द स्लोप की वजह से वर्टिकल क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऐसे, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे बना दिया, टेक्निकली इसको देखें तो ये ड्राइंग थोड़ी गलत है, डायग्राम थोड़ा ऐसा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाना था। वर्टिकल क्लाउड्स बनते हैं और यही वर्टिकल क्लाउड्स इंटेंस रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट को जन्म देते हैं। और यहाँ पर जो स्लोप है, ढलान के नीचे जो आपका ये जो लोकल एरिया है, इस पे मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ता है।
अब इधर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है ओरोग्राफिक इफेक्ट। ओरोग्राफिक इफेक्ट क्या होता है? जब मॉइस्ट मॉनसून विंड्स जो मॉइस्चर कैरी कर रही है, मॉइस्चर लेडन विंड्स जो हैं, जब वो स्टीप माउंटेन स्लोप के ऊपर असेंड करती हैं, ऊपर उठती हैं, रैपिड अपड्राफ्ट होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी, आपको पता है एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है? टेम्परेचर घटता है ना? हमें पता है कूल करेंगे रैपिडली। यहाँ तो ध्यान से समझिए, ये है वार्म मॉइस्चर है, जस्ट अ सेकेंड, ये है वार्म मॉइस्चर। अब इसके पास क्या है? मॉइस्चर लेडन विंड है ये, लेकिन ये गर्म है। अब इसके ऊपर उठेगी, जब ये ऊपर जा रही है रैपिड स्लोप पे, अब यहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा, इसके मतलब रैपिड कंडेंसेशन होगी, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी हवा, और इसकी वजह से सडन कंडेंसेशन की वजह से टोरेंशियल रेनफॉल शुरू हो जाएगी। दूसरा है कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी। कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी क्या है? जो स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग, जो ये जमीन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग ऑफ ग्राउंड क्रिएट्स राइजिंग एयर करंट्स, ठीक है, जमीन तेज गर्म होती है, आपको पता ही होगा, लैंड और वाटर में से रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग किसकी होती है? जमीन की होती है। तो ग्राउंड जो है वो एयर करंट्स, गर्म हवाओं के करंट्स ऊपर को रिलीज करता है, जो कि अगेन वही मॉइस्चर लेडन विंड्स के साथ और ज्यादा वर्टिकल क्लाउड ग्रोथ को ट्रिगर करती है। तीसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का प्रेजेंट, एंड फोर्थ इज लोकलाइज्ड नेचर। मॉइस्चर जो है वो स्मॉल एयर कॉलम में ट्रैप हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग टोपोग्राफी, मैंने आपको चमोली का एग्जांपल भी दिया था, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये चीज होती है। एक चीज याद रखिएगा, जहां पर लोकलाइज जो टोपोग्राफी ज्योग्राफी ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है, एयर कॉलम रुक जाता है, उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रेनफॉल एक्सट्रीमली कंसंट्रेट होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में। अब अकरेंस पूछा था इन्होंने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ होता है? हिमालयन रीजन, मैंने यहाँ पे लिखा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये अभी अभी मैंने बताया आपको, कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर हवा में उठता है। तीसरा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपको पता होगा, इंडियन मॉनसून में दो ब्रांच हैं, एक साउथ वेस्ट मॉनसून, एक नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ वेस्ट वाला जो है ना, साउथ वेस्ट वाला जब हवाएं यहाँ से ट्रैवल करती हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाती हैं, वो है ना, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाती हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराती हैं। जब वेस्टर्न घाट से टकराती है, उसका पूरा इफेक्ट जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग है जो टकराती है, उसका पूरा वहां पर इंपैक्ट दिखाई देता है वेस्टर्न घाट्स पे। रीसेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 16 लोग मर गए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ केव श्राइन आपको पता होगा। दूसरा है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स, 9 टूरिस्ट्स मर गए थे, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि हिमालयन इकोलॉजी जो है वो भी बहुत फ्रेजाइल है। देयरफॉर क्लाउड बर्स्ट एड्रेस करने के लिए हमें इंप्रूव्ड डॉपलर रडार बेस्ड फॉरकास्टिंग चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमीज से अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट नहीं करेंगे, फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ऊपर, रिवर बैंक्स के ऊपर घर रिजॉर्ट बनाएंगे तो बुरा हाल होना तय है। उससे रिस्क मिनिमाइज तो पता नहीं, मैक्सिमाइज जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे वहां पर चीजें बनाई हैं जहां पर उनका बनना नहीं चाहिए था, ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ भी कर लीजिए, जो नेचुरली कॉज डिजास्टर्स हैं, यू कैन नॉट स्टॉप देम, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इज अ मच रिक्वायर्ड थिंग टू डील विद एनी ऑफ द डिजास्टर, नॉट जस्ट क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 2021 का ये सवाल है, डिस्कस अबाउट वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स, गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स। यहाँ पे इन्होंने एक तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी पूछी है अर्थक्वेक से, एग्जाम्पल पूछे हैं कि लास्ट 3 डेकेड्स में जो भी अर्थक्वेक रिलेटेड डिजास्टर्स आए थे उसके बारे में बताना है। देखो यहाँ पे मैंने डेटाबेस इंट्रोडक्शन थ्रो किया है। According to Bureau of Indian Standards (BIS), approximately 59% of India's landmass lies in moderate to high seismic risk zone. कह रहे कि इंडिया का 59% लैंडमास जो है वो मॉडरेट से हाई अर्थक्वेक प्रोन रिस्क जोन में आता है। ये चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। अगर आपने ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ा है, आपको पता होगा कि इंडियन प्लेट जो है वो अभी भी मूविंग है, वो अभी भी मूविंग है, और वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, मतलब मूव कर रही है, वो मूविंग में है और टकरा रही है। जब अर्थ ये जो बना था इंडिया का, आपको पता होगा 2 सिंटेक्शल बैंड्स हैं, उसमें जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है वो अटक गया था और
ये जो ईस्ट वाला, ये जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये मूवमेंट में ही है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है। इसकी वजह से जब जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराती हैं तो आपकी टेक्टोनिक, ये जो फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन्स की, इसलिए हिमालयस जो हैं वो अभी भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना, और वो अभी भी उनकी हाइट बढ़ती जा रही है हर साल। अब फाउंटेन्स तो फॉर्म होते ही हैं, लेकिन अर्थक्वेक भी तो आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और टकराव की वजह से। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसका कारण है कि इंडिया की पोजीशन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट बाउंड्री क्रिएट्स कॉन्टिन्यूड सेस्मिक स्ट्रेस। इसलिए आपने देखा होगा ये नेपाल, ये हिमालयन रीजन्स जो हैं, ये पूरा का पूरा जो इलाका है हाई सेस्मिक जोन है। दूसरा है सेस्मिक जोनेशन। अभी कंट्री ने अपनी सेस्मिक जोन्स चेंज किए, पहले 4 अब 6 हैं। कंट्री में 5 सेस्मिक जोन्स के साथ एक जोन 6 बनाया गया है जो कि सुपर क्रिटिकल जोन है। इसमें पूरी हिमालयन आर्क है, ठीक है, हिमालयस में पूरा का पूरा हाई सेस्मिक जोन है। तीसरा है फॉल्ट सिस्टम। एक्टिव फॉल्ट लाइन है, जैसे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे रॉक की फॉर्मेशन, ये सब ज्योग्राफी का बेसिक है। रॉक की फॉर्मेशन एशियन डेक्कन प्लेट्यू से लेके हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन, नए रॉक्स तक की फॉर्मेशन। इसका मतलब जब भी सेस्मिक एक्टिविटी होगी, अर्थक्वेक हिट करेगा, सब पत्थरों का रिस्पॉन्स अलग होने वाला है ना। फिफ्थ है पॉपुलेशन डेंसिटी। 40 करोड़ लोग जो हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में रहते हैं, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी और रिस्क इम्पैक्ट ज्यादा है। सिक्स्थ है ओल्ड कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ पे डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, एग्जाम्पल है दिल्ली। ये सब कारण हमें ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं टू दी अर्थक्वेक। मेजर अर्थक्वेक्स की बात करें तो महाराष्ट्र लातूर में एक 1993 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 9000 लोग के आसपास मरे थे। 6.2 मैग्नीट्यूड इसकी स्केल थी, एंड फर्स्ट मेजर इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक था ये, ठीक है, जिसने रूरल हाउसिंग की वल्नरेबिलिटी शो की थी। फिर भुज में आया था, इस पर तो फिल्म भी बनी हुई है। 7.7 मैग्नीट्यूड का, 20,000 लोग मर गए थे। कॉस्टलीस्ट एवर अर्थक्वेक फॉर इंडिया। इसी की वजह से जो बिल्डिंग कोड्स हैं 2016 के वो आए थे। फिर तीसरा है कश्मीर में 2005 में आया था, 1300 लोगों के आसपास की डेथ हुई थी। 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, क्रॉस बॉर्डर डिजास्टर, जिसकी वजह से हमें समझ में आता है डिजास्टर्स जो हैं वो बॉर्डर्स नहीं देखते, और आपको राउंड दी बॉर्डर्स ग्लोबल लेवल पर आपको साथ में काम करना पड़ेगा अगर आपको मिटिगेशन करनी है। Therefore, India must strengthen early warning system. ये तो चाहिए ही। Initiatives like National Center for Seismology, expansion and implement stricter building codes. Building codes are very very important अगर earthquake का impact minimize करना है, ठीक है। ये हैं आपके आज के 3 सवाल। कीप राइटिंग योर PYQs, बिकॉज PYQs के बगैर आपको यूपीएससी क्या पूछ रही है, क्या पूछेगी और क्या पूछना चाहती है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ यू विल लर्न टू आंसर, टू स्ट्रक्चर, स्पेस मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, ये सब आपको समझ में आएगा। जब तक आप आइस ब्रेक नहीं करेंगे आंसर लिखने की, तब तक ये मत समझिएगा कि सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से और याद करने से मेन हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।